जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 से लेकर 21 फरवरी 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी भी एक दिवसीय एग्जाम से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगी, सो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। दोस्त, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स का यूज किया गया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि केवल हैंड रिटन नोट्स देखकर ही आप पूरी वीडियो को जज ना करें, पूरी वीडियो को जरूर देखें। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और पूरी वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात का फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य मेंशन करें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और न केवल उद्घाटन बल्कि इसकी थीम भी आप जान लीजिए, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम थी। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। ठीक है, एरो इंडिया 2023। ठीक है, ये 2 वर्षों में आयोजित होने वाला ये एक तरह की प्रदर्शनी है। इसको डिस्कस करने से पहले एक बात मैं और आपको बता दूं, ये एरो इंडिया 2023 ये 14वां संस्करण था। ठीक है, और जल्द ही एक और ऐसा ही प्रदर्शनी है डिफेंस एक्सपो, इसके 12वें संस्करण का आयोजन अभी जल्द ही गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है, ये एक तरह की भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली रक्षा प्रदर्शनी है जिसके माध्यम से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में सैन्य ताकत एवं तकनीक का प्रदर्शन दुनिया के विभिन्न देशों के साथ करता है। ठीक है, इसमें बात हो रही है एरो इंडिया की। तो आपको बता दें कि इसके पहले संस्करण की शुरुआत वर्ष 1996 से की गई थी। वर्ष 2023 में दुनिया के 98 लगभग देश इसमें भाग ले रहे हैं और भारत की सैन्य ताकत का अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु ये कर्नाटक की राजधानी है। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में गार्डन सिटी इसी को ही कहा जाता है और भारत की आईटी सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीएस बोम्मई यानी बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में प्रमुख नेशनल पार्क्स की यदि हम बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, कर्नाटक के हालिया चर्चों की यदि हम बात करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन की बात हो रही है, तो कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है ना, इसके संस्थापक थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा और इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया था और उसका नाम था स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड था वो किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल। ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हें ही आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 के लिए दिया गया है। वहीं महिला श्रेणी की बात करें तो महिला श्रेणी में ग्रेस स्क्रीवेंस को दिया गया है ये पुरस्कार। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखिए शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल ये वो शुभमन गिल हैं जो दोहरा शतक लगाने वाले 5 भारतीयों की सूची में सम्मिलित हो चुके हैं और शुभमन गिल ऐसा कारनामा करने वाले भारत की ओर से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। पहले ये रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के पास है। ठीक है, भारत की ओर से रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं जो दोहरा शतक की सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईसीसी की। जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय आज वर्तमान में दुबई यूएई में स्थित है। ग्रेग बार्कले इसके प्रमुख हैं जो न्यूजीलैंड से आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने जल्द ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो संन्यास की घोषणा किए थे उनको रिलेट कर लेते हैं जो काफ़ी खबरों में बने हुए थे। तो देखिए इंग्लैंड जो है ना, यहाँ के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे इयोन मॉर्गन। इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है एरन फिंच, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की। भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय थे जिन्होंने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है। आईसीसी द्वारा जल्द ही T20 वुमेन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है। यहाँ पर विजेता के रूप में छठवीं बार एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विजेता मतलब छठवीं बार विजेता होने की कहानी कुछ ऐसे है कि इसने पहली बार 2010 में, फिर 2012 में, 14 में, 18, 20 और अब 23 में। ठीक है। तो यानी 3 बार 2010, 12 और 14, 18, 20 और 23, कुल 6 बार खिताब जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिजी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास ये एक द्वीपीय देश है। फिजी इसकी राजधानी है सुआ, और इसी फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शिरकत की थी, और इसी दौरान इन्होंने सरदार पटेल की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण भी किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोक लूँगा आपको इस क्वेश्चन में। एस जयशंकर जी के द्वारा प्रतिमा अनावरण की बात हो रही है, तो ऐसी ही एक चर्चा यूएन में भी थी इन्हीं के नाम। यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में एस जयशंकर जी के द्वारा महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। चूँकि इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो ये 12वां संस्करण था, आयोजन फिजी में किया गया था। ठीक है। 11वां संस्करण का आयोजन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया गया था। पहले संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण वर्ष 1975 में अपने भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी तक किया गया था। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। आप याद रखें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में संवैधानिक तौर पर मान्यता मिली थी। अच्छा, जो हिंदी शब्द है, क्या आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिंदी जो शब्द है वो किस शब्दकोश यानी किस भाषा शब्दकोश का ये शब्द है? ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। जो हिंदी शब्द है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। जानते हैं कि हिंदी जो नाम है ना, जो शब्द का नाम हिंदी है, हमारी भाषा का नाम जो हिंदी है वो मुख्य रूप से ईरानियों की देन है। ठीक है। आप देखे होंगे शॉर्ट में, चूंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास है, यहाँ पर डिस्कस करना ठीक तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ मोटे तौर पर। सिंधु जो नदी है, इसके इस पार का क्षेत्र सिंध और इस पार का क्षेत्र हिंद कहा जाता था ईरानियों के अनुसार। ठीक है। तो हिंद क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनको हिंदू, और यहाँ बोली जाने वाली भाषा को हिंदी भाषा नाम दिए थे ईरानियों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करें चैनल टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, और आसानी से आप चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर वीडियो की पीडीएफ इजीली आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियाना बरनावी। ध्यान रखें, फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था इस अंतरिक्ष मिशन में, और इसको लॉन्च किया गया था नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, जो फ्लोरिडा में स्थित है। ठीक है। और ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरनावी। यहाँ पर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात हो रही है, तो आपको याद होगा कि यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी नौरा अल-मतरोशी। ठीक है। और अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी निकोल मान। भारत के संदर्भ में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो कल्पना चावला का नाम आपने सुना ही है। हालांकि कोलंबिया मिशन के दौरान लौटते वक्त 2003 में इसी मिशन के दौरान इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी या हो गई थी। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब ये एक खाड़ी देश है, और ये अपने एशिया का मतलब एशिया में बसा हुआ एक देश है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ठीक है। सऊदी अरब से भारत के साथ एक युद्धाभ्यास होता है अल मोहद अल हिंदी, और इसका आयोजन पिछले वर्ष 2021 में किया गया था। सऊदी अरब से बेसिक फैक्ट की बात करें तो, हालांकि ये न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, दुनिया में रोबोट को मान्यता देने वाला नागरिकता देने वाला ये विश्व का पहला देश है, और उस रोबोट नाम था सोफिया। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पर सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया था इस अंतरिक्ष मिशन में, और इसको लॉन्च किया गया था नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, जो फ्लोरिडा में स्थित है। ठीक है। और ये सऊदी अरब से बेसिक फैक्ट की बात करें तो, हालांकि ये न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, दुनिया में रोबोट को मान्यता देने वाला ये विश्व का पहला देश है, और उस रोबोट
ठीक है। दुनिया में ऊँटों के लिए पहला होटल खोलने वाला ये विश्व का पहला देश है सऊदी अरब, ठीक है ना। और सऊदी अरब से एक करंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इसमें मानद उपाधि से भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आप यहाँ से रिलेट करके याद रखें। नेक्स्ट, किस राज्य में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता व शुचिता के उद्देश्य से नकल विरोधी कानून लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। ये तो काफ़ी हम लोगों के सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ है, सुनकर काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आए दिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार हैं, तो ये तो हम लोग अपनी समस्या से अलग जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारों के चलते पेपर लीक और धांधली, नकल, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, जिससे काफ़ी निराशा देखने के लिए मिलती है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ये काफ़ी एक अच्छा प्रयास है और ख़ासतौर से यदि देखा जाए तो पेपर लीक एवं अनुचित साधन के प्रयोग करने पर ही इस कानून का प्रयोग किया जाएगा और इस कानून के तहत सज़ा के तौर पर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये जैसे भारी रकम की जुर्माना भी लग सकती है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। बात करें यदि उत्तराखंड सरकार के बारे में, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसकी एक और नई राजधानी है, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ थी, एक देहरादून और देखिए एक दूसरी राजधानी याद नहीं आ रही है, गरसैंड दूसरी राजधानी है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पर फिर से दोबारा भाजपा से ही चुन करके आए हैं, पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, ठीक है। विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड के बारे में बेसिक यानी हालिया चर्चाओं की बात करें तो देखिए, गणतंत्र दिवस पर जो राज्यों द्वारा झांकियाँ निकाली जाती थी, इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड की ही चुनी गई है, ठीक है। और अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव की स्थापना करने वाला ये भारत का पहला राज्य उत्तराखंड ही है, ठीक है। कुछ ही समय पहले अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि नामक एक अभियान की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे अप्पा साहेब, इन्हीं को ही ये पुरस्कार दिया गया है, वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। आप याद रखें कि वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से तो अप्पा साहेब को दिया गया है, लेकिन वर्ष 2021 यानी पिछले साल का पुरस्कार ये पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को दिया गया था, ठीक है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 25 लाख रुपये, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। मुंबई की बात करें तो ये एक बार दुनिया की सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी के रूप में और भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में चुनी गई है जल्द ही, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी राजधानी है, तो पहली राजधानी के रूप में किसे? तो पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है लाहौर, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जल्द ही अपने राजकीय गीत के रूप में जय जय महाराष्ट्र माझा को स्वीकृत किया गया है 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर, ठीक है। दही हांडी जो यहाँ पर एक खेल है, उसे साहसिक खेल का दर्जा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र के 2 शहर के नाम जल्द ही चर्चे में थे। औरंगाबाद का नाम अब संभाजी के नाम पर रखा गया है, वहीं उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट, इनोवेशन में विस्तार हेतु यूपीआई LITE फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो इसी के द्वारा इनोवेशन में विस्तार हेतु यूपीआई LITE फीचर लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और इस फीचर के माध्यम से मात्र एक क्लिक के माध्यम से भुगतान आसानी से किया जा सकेगा और देश में डिजिटल पेमेंट को विस्तार दिया जा सकेगा। बात करें यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है।
दीपेंद्र सिंह राठौर इसके वर्तमान में CEO हैं। ठीक है। अच्छा, आपने कुछ ही समय पहले सुना था कि सिंगापुर का जो पे नाउ है और भारत का जो UPI है, इन दोनों ने मिलकर और जो पेमेंट की कनेक्टिविटी थी इसके लिए एक फीचर लॉन्च किया था आपसी सहयोग के माध्यम से। ठीक है। और भारत में जो फ़ोन पे है, ये विदेशी मुद्रा में सीधे भुगतान करने की सुविधा देने वाली पहली फिनटेक कंपनी बनी थी। ठीक है ना। तो इन बातों का आप यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो MV सुचेंद्र कुमार को नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है। बात करें यदि भारतीय सेना की, तो इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है। कुछ ही समय पहले वायुसेना के भी उप प्रमुख के रूप में अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है। चूँकि यहाँ पर बात कर लेते हैं तीनों सेनाओं की। हालांकि आर्मी यानी भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं, वो थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। ठीक है, थल सेना प्रमुख है। वायुसेना प्रमुख के रूप में VR चौधरी को नियुक्त किया गया है। और एडमिरल यानी नौसेना प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख के R हरि कुमार। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर यह बताना चाहता था, क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो भारतीय नौसेना में जो 25वें प्रमुख हैं वो R हरि कुमार हैं। 27वें प्रमुख हैं वायुसेना के, और वो हैं VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। और 29वें प्रमुख के रूप में मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। 25, 27 और 29। ठीक है। वर्तमान में CDS के तौर पर जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। मनोज पांडे तो भारतीय सेना प्रमुख है। अनिल चौहान वर्तमान में CDS हैं, याद रखें। और सॉरी मिस्टेक के लिए। ठीक है ना। तो इतनी बातें याद रखें। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1932 को की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 8 अगस्त को वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय नौसेना का पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हालांकि प्रतिवर्ष हम नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है ना। तो याद रखें। हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला शहर कौन बन गया है? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन। ये वही लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। भारत की ओर से यदि देखें तो पहला शहर बेंगलुरु चुना गया है, जो सबसे अधिक जाम वाला शहर है। ओवरऑल पूरी सूची में इसका दूसरा स्थान है। और भारत की ओर से दूसरा शहर पुणे को चुना गया है, जो ओवरऑल 6वें स्थान पर है। ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स की बात हो रही है, तो कुछ इंडेक्स को रिलेट कर लेते हैं। जैसे अभी जल्दी ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है। भारत का स्थान 136वां है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश एक बार फिर से फिनलैंड को चुना गया है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे नाखुश देश है। ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें इस बार 150वें स्थान पर है। शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे इसमें चुना गया है। ठीक है। ये मीडिया का क्रियान्वयन किस देश में कितना अच्छा हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 85वां है। पासपोर्ट इंडेक्स भी जारी किया गया था, इसमें भी भारत का इस बार 85वां स्थान है। ठीक है। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स की बात करें तो भारत 135वें स्थान पर है। शीर्ष पर आइसलैंड है। और इसके साथ ही आप ये भी याद कर लें, जेंडर गैप की बात करें तो इसमें भी भारत 135वें स्थान पर है और शीर्ष पर आइसलैंड ही है। ठीक है ना। तो ये थे कुछ प्रमुख इंडेक्स। नेक्स्ट, भारत में अपनी तरह की पहली वेस्ट टू हाइड्रोजन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपको सही उत्तर बता दें, पुणे महाराष्ट्र में। और इसका निर्माण ग्रीन बिलियन लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी 430 करोड़ रुपये की लागत से। और इसका उद्देश्य होगा प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन उत्पादन आप देख रहे हैं ना कि भारत ग्रीन एनर्जी के रूप में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि COP26 के दौरान भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। तो इसी के संदर्भ में तमाम तरह की राज्य सरकारें और भारत केंद्र स्तर पर भी अपनी तमाम कोशिशों में लगा हुआ है। ठीक है। तो उसी क्रम में ये हाइड्रोजन का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जल्द ही 108वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया। पुणे में सेना खेल विद्यालय का नाम
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पुणे ये एक तरह उसकी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पुणे को जाना जाता है। ठीक है ना, तो इतनी बातें याद रखिएगा। चूंकि महाराष्ट्र के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा सौराष्ट्र ने, और ये इसका दूसरा खिताब था। पहली बार ये खिताब वर्ष 1920 में जीता था। ठीक है, और इसके फाइनल मैच का आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था। मैन ऑफ द मैच के रूप में जो सौराष्ट्र के कप्तान हैं उनाद कट, इनको चुना गया। वहीं बेस्ट प्लेयर के रूप में अर्पित बसावड़ा को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है, तो पिछले वर्ष का विजेता था हिमाचल प्रदेश, और ये पहली बार जीता था ये खिताब। ठीक है, और विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब भी सौराष्ट्र ने ही जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब इस बार मुंबई ने जीता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रॉफियाँ थी जो क्रिकेट से संबंधित थी। ठीक है, और नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आपको बता दें कि ये गोरखपुर हरियाणा में की जाएगी। ध्यान रहे, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भी है, तो हम लोग उस गोरखपुर की बात नहीं कर रहे हैं, ये गोरखपुर हरियाणा का है। ठीक है, और इस प्लांट की स्थापना गोरखपुर हरियाणा में की जाएगी। 700 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। यहाँ पर बात कर लें हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और इसी चंडीगढ़ में यहाँ का उच्च न्यायालय भी स्थित है। रविशंकर झा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा से संबंधित हालिया रिपोर्ट की चर्चों की बात करें जो करंट अफेयर से जुड़े थे, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है, और इसी गुरुग्राम में सबसे बड़ा सफारी पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र का उद्घाटन भी इसी गुरुग्राम में किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से याद रखें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक युद्धाभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, इसका आयोजन 21 से 5 मार्च के बीच किया जा रहा है, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 2019 में शुरू किया गया था, और यह वर्तमान में इसका 14वां संस्करण है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है युद्धाभ्यास की, तो आपको बता दें कि चर्चे में जल्द ही युद्धाभ्यास कुछ थे, जैसे वीर गार्जन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच था। ठीक है, क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाने वाला मालाबार युद्धाभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किया जाएगा। इसका मेजबान ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, यहाँ पर युद्धाभ्यास के रूप में कुछ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के साथ होने वाले युद्धाभ्यास को रिलेट कर लेते हैं हम लोग। जैसे भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के बीच ही युद्धाभ्यास आयोजित किया जाने वाला है। चीन के साथ भारत और चीन के साथ होने वाला युद्धाभ्यास हैंड इन हैंड है। ठीक है, मालदीव के साथ इक्वेरिन होता है युद्धाभ्यास। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति और हरिमऊ शक्ति। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से कुछ आपने रिलेट कर लिया युद्धाभ्यास। नेक्स्ट, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, और इन्हीं को यूनिसेफ के द्वारा अपने नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें तो यूनिसेफ की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में की गई थी। ठीक है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और पेरिस फ्रांस में नहीं, न्यूयॉर्क में है, और कैथरीन रसेल इसकी जल्द ही प्रमुख के रूप में चुनी गई थी। ठीक है ना, यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है। रिलेट कर लेते हैं कुछ हाल ही में चर्चित खबरों की। तो प्यूमा के द्वारा जल्द ही नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया था। हालांकि इस सूची में ऑलरेडी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जैसे लोग भी इसमें ऑलरेडी सम्मिलित हैं। ठीक है, और नेशनल आइकन के रूप में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे उत्तराखंड के नेशनल आइकन के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया, सिक्किम के नेशनल आइकन के रूप में ए.आर. रहमान को चुना गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में संजय दत्त को चुना गया, पंजाब में सोनू सूद को चुना गया, बिहार में
शास्त्रीय गायिका थी मैथिली ठाकुर, इनको बिहार के नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। बंधन बैंक के नए CEO अभी जल्द ही सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है ना। तो इतनी बातें याद रखें। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुजलम सुफलम जल अभियान के 6वें संस्करण की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि भूजल स्तर को ऊपर उठाया जाए और वर्षा जल का अधिकतम संचयन एवं अधिकतम सदुपयोग पर ध्यान दिए जाने के लिए इस सुजलम सुफलम जल अभियान की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है। बात करें तो गुजरात की तो राजधानी है गांधीनगर। ठीक है। इसी गांधीनगर में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है। गिर वंशदा ब्लैकबक मरीन यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। गुजरात में बसंत उत्सव और पतंग उत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है। गुजरात के हालिया चर्चित करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जल्दी 36वां नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। सर्विसेज शीर्ष पर था और यहाँ का शुभंकर था सावज। ठीक है। गुजराती शेर इसका हिंदी अर्थ होता है। याद रखें 37वें नेशनल गेम का मेजबान अब गोवा होगा। जो 36वें का आयोजन ये गुजरात में किया गया था, लेकिन 37वें का मेजबान गोवा होगा। ठीक है। गुजरात के भुज में अंतर्राष्ट्रीय नहीं भूकंप स्मारक स्थापित किया गया है। ठीक है। और गुजरात के कलोल में लिक्विड यूरिया का एक संयंत्र इफ्को द्वारा स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला संयंत्र होगा। और दूसरा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है। सेमीकंडक्टर संयंत्र, आपने देखा था कि कुछ ही समय पहले गुजरात सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 लॉन्च की गई थी। ठीक है। और इसी के तहत पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र ये गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना। और दुनिया का CNG पोर्ट भी ये गुजरात में ही बन रहा है, जो सबसे बड़ा होगा पूरी विश्व का। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किस नेशनल पार्क में 12 अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्लू नेशनल पार्क में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये चीते छोड़े जाने का ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, उसमें ये दूसरा जत्था होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा लाया गया साउथ अफ्रीका से ये चीते लाए गए थे। C-17 विमान का प्रयोग किया गया था। ठीक है। कुछ इसमें पहले आपने सुना था, कुछ इसमें का मतलब मैं बात करूं तो पिछले ईयर। ठीक है। PM मोदी के द्वारा अपने जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को इसी कुल्लू नेशनल पार्क में 8 चीते रिलीज किए गए थे, जो नामीबिया से लाए गए थे। और इस बार 12 चीते लाए गए हैं और ये साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। ठीक है। इस तरह से कुल 20 चीते अभी तक छोड़े जा चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 100 चीते छोड़े जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। जो धीरे धीरे लाए जाएंगे। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में लाया गया था। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चीते मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। ठीक है। 526। इसलिए मध्य प्रदेश को कई बार हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी हम लोगों की 15 से लेकर 21 फरवरी 2023 से संबंधित वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का कल का जो क्वेश्चन था उसका उत्तर था, सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने दिल्ली में युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया था? सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है। आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में MPC के द्वारा किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों के होने की घोषणा की गई है? ये आपके ऑप्शंस हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर विस्तार से लिखें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।